तो चलिए बच्चों, आप 11 के बच्चों का लास्ट चैप्टर वेव्स, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वेव्स। तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मुझे आपको समझाना चाहिए मैकेनिकल वेव्स। व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स? एक्चुअली में मैकेनिकल वेव्स मीन द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। मीडियम का जो डिस्टर्बेंस होता है उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। Thus, the mechanical wave is a disturbance produced in a material medium which moves forward with a definite speed without changing its nature. मैकेनिकल वेव्स जो है बच्चों, वो सही मायने में डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम है। अब ये डिस्टर्बेंस क्या होता है मीडियम का? तो यदि प्रैक्टिकली अपन बात करें तो जैसे अपन देखते हैं पौंड, तालाब बिल्कुल शांत है और आप साइड में खड़े, आपके पास स्टोन है, उस स्टोन को थ्रो कीजिए। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा जहां पर जाकर वो हिट करता है उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इंक्रीजिंग रेडियस के। रेडियस इंक्रीज होता जाता है, सर्कल ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते आते हैं। वो जो आपको मूव करता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है जैसे वाटर मूव कर रहा है, वाटर एक्चुअली मूव नहीं करता। वो जो मूव करता हुआ दिख रहा है वो वेव्स है। वो वहां पर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। अपनी मीन पोजीशंस के अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम बोलते हैं वेव्स। तो सही मायने में वेव मोशन, मैकेनिकल वेव्स मींस द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। आप प्रैक्टिकली करके देखिए। यदि मान लीजिए जो मैं बात कर रहा हूं तालाब या पौंड, उसमें यदि पेपर पीसेस आप खूब सारे फेंक दें और फिर यदि आप स्टोन थ्रो करेंगे तो आपको देखने मिलेगा वो पेपर पीसेस साइड में नहीं आएंगे बल्कि अप एंड डाउन ऑसिलेट करते रहेंगे। पेपर पीसेस ऑसिलेट कर रहे हैं मतलब वहां पर जो वाटर पार्टिकल्स है वो भी ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट, अप एंड डाउन। तो फिर वो जो आपको मूव करता हुआ जो दिखाई दे रहा है ना, वो वेव है। अब ये वेव्स जो होती हैं बच्चों, मेनली 3 टाइप्स की होती है। इसमें से फर्स्ट जो है वो मैकेनिकल वेव्स, जो अपन को एक्चुअली में स्टडी करना है यहां पर। जो मैं बता रहा हूं आपको, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेशंस के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। Those waves for their propagations no medium required। ऐसी बच्चों 7 होती हैं। यहां पर यदि मैंने बोला आपको मैकेनिकल वेव, तो मैं जो आपको बता रहा था वाटर सरफेस पर जो वेव बन रही है वो मैकेनिकल वेव है। या जो आप साउंड वेव सुनते हैं वो भी मैकेनिकल वेव है। इसमें एयर के पार्टिकल्स जो है वो अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है जिसके कारण आपको साउंड सुनाई देता है। मैकेनिकल वेव्स को बच्चों प्रोपगेशंस के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। यदि मीडियम नहीं होगा, मटेरियल मीडियम नहीं होगा, तो ये वेव नहीं मूव करती हैं। आप जैसे बात करें, यहां पर एयर है इसलिए हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज सुनाई देती है आपको, क्योंकि एयर मीडियम है और इसके कारण एक्चुअली में साउंड वेव्स मूव करती हैं। लेकिन जहां एटमॉस्फेयर नहीं है या आप वैक्यूम क्रिएट कर दें और फिर यदि आप किसी को देखें तो केवल उसका मुंह हिलता हुआ आपको दिखाई देगा, आवाज सुनाई नहीं देगी। तो मैकेनिकल वेव्स में एग्जांपल साउंड वेव भी है।
यहाँ वाटर सरफेस पर जो वेव बन रही है वो भी है। लेकिन सेकंड, जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस दोस वेव्स फॉर देयर प्रोपगेशंस नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो ऐसी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 होती हैं जो आपको फुल कंप्लीट सिलेबस 12th में है, जिनको यदि आप एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना चाहें तो फर्स्ट गामा रेज, सेकंड एक्स रेज, थर्ड यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज, फोर्थ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आप देखते हैं ना, सन से लेके अर्थ तक वेव आती है बीच में वैक्यूम में। तो ऐसी वेव्स जो है वो मीडियम से भी प्रोपोगेट करती है और वैक्यूम से भी करती है। सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम था तो उसमें से मूव करके आ गई, फिर जैसे अर्थ पर पहुंची तो अर्थ का एटमॉस्फेयर था तो उससे भी पास हो गई। पर इनके लिए मीडियम नेसेसरी नहीं होता। तो जैसे मैंने फोर्थ नेम आपको बताया विजिबल लाइट, फिफ्थ इंफ्रारेड वेव्स जिनमें हीट होता है। जब बाहर आप धूप में खड़े रहते हैं तो जो आपको दिखाई देता है वो विजिबल लाइट की वजह से, और जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो गर्माहट महसूस होती है, वो इंफ्रारेड वेव्स की वजह से होती है। तो इंफ्रारेड वेव्स जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसके बाद माइक्रोवेव्स और लास्ट रेडियो वेव्स। ऐसी इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 7 वेव्स होती हैं। मैंने बताया ना, गामा वेव्स, एक्स रेज, फिर थर्ड यूवी रेज अल्ट्रावायलेट, फोर्थ विजिबल लाइट, फिफ्थ इंफ्रारेड, सिक्स माइक्रोवेव्स और सेवेंथ रेडियो वेव्स। ये जो मैंने सीक्वेंस बताया ये एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होती है? जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है। और आप अभी वेव्स में पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू n लैम्डा, v इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ v का मतलब स्पीड होता है, n का मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। ये जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने बताई हैं सबकी स्पीड इक्वल होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। जो मैंने वेव्स बताई है सबकी, और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से डिनोट करते हैं, तो c इक्वल टू n लैम्डा। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड इक्वल होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। तो बच्चों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स की होती है, इसलिए उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है, सबसे कम। और लास्ट में रेडियो वेव्स में बता रहा हूं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम होती है इन सातों में, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया सेकंड जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्ड एक और वेव होती है जिनको बोलते हैं मैटर वेव्स। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट हो जाती है, इस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव्स। 12th में है ये आपको। आप लोग देखते हैं ना, जो रामायण महाभारत, इनमें आपने देखा रामचंद्र जी ने तीर चलाया, एरो, तो वो तीर के साथ में आपको उसमें पिक्चराइज करते हैं कि ऐसा एरो चल रहा है, तो उसके साथ में ऐसा ऐसा बना देते हैं, फायर टाइप का दिखा देते हैं। ऐसा रियल में होता है। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो बाय नेचर ऑटोमेटिक उसके साथ एक वेव जो है वो एसोसिएट हो जाती है। इस वेव को अपन बोलते हैं मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। द वेव एसोसिएटेड
with moving particles are called matter waves or de Broglie waves. तो बच्चों ये 3 टाइप की वेव्स होती हैं. मैकेनिकल वेव्स, those waves for their propagations medium required. Second, electromagnetic waves, those waves for their propagations no medium required. And third, matter waves. फिर बच्चों जब ये आपको समझा रहा हूं तो नेक्स्ट मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, मतलब मैं जो आपको मैकेनिकल वेव्स बोल रहा हूं तो मैकेनिकल वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी एंड मोमेंटम थ्रू द oscillating particles of the medium, but the medium does not move forward. ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनसे एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर होता है थ्रू द पार्टिकल, लेकिन बच्चों जो मीडियम है या पार्टिकल है वो अपना प्लेस नहीं छोड़ते. जैसे मान लीजिए सपोज कोई आपके सामने खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हैं, तो आपके मुंह से निकल रही साउंड वेव्स, उस वेव ने जो आपके मुंह और उसके कान के बीच में जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको ऑसिलेट कर दिया है. आप देखिए थोड़ा सा बोलकर, हालांकि अभी मैं आगे एग्जांपल दूंगा आपको और भी मुझे समझाना है कुछ कुछ, पर आप ऐसा नाक पर अपना इस तरीके से हाथ रखिए और कुछ भी बोलिए, आपको देखने मिलेगा कि आपके मुंह से जो एयर निकल रही है उससे धक्का लग रहा है, हाथ पर प्रेशर लग रहा है. तो जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह और जो सुन रहा है उसके कान के बीच में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑसिलेट करते हैं. जैसे आप मुंह से बोलते हैं तो मुंह के पास के जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको प्रेशर लगता है, क्लोज आ जाते हैं, फिर उसके आगे वाले पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, फिर उसके आगे वाले पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं. ऐसा ऑल्टरनेट में होता है, कॉम्प्रेशंस और रेरिफैक्शंस बनते हैं. पर ऐसा नहीं होगा कि आपके बोलने से उसको हवा लगने लग जाएगी. नहीं तो गर्मी के दिन में पता चला आप बोल रहे हैं और सामने वाला बहुत मजा आ रहा है, हवा आ रही है. ऐसा नहीं होता है. एयर के पार्टिकल जो है वो फ्लो नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, अपने प्लेस पर ही फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑसिलेट करेंगे. मैं समझाऊंगा आपके आगे. इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. एक्चुअली में जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा. तो मैकेनिकल वेव में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, साउंड एनर्जी जा रही है, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है. किसके थ्रू होता है? जो मीडियम के पार्टिकल्स है उसके थ्रू होता है. ये पार्टिकल क्या करते हैं कि अपने प्लेस से ऑसिलेट करते हैं, और ये जैसे वो आप लोग वो देखते हो ना, फ्लैग रेस होती है, एक दौड़ता है और वो झंडा लेकर फिर वो अपना फ्लैग जो है वो दूसरे को दे देता है, दूसरा दौड़ता है तीसरे को दे देता है. बिल्कुल वैसा ही जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो निकली आपके पास से वो पार्टिकल ले ली और आगे वाले पार्टिकल को दे दी और खुद वापस बैक आ गया. आगे वाला पार्टिकल भी ऐसे करता, दौड़ता, आगे वाले पार्टिकल को दे देता, फिर बैक आ जाता है, खुद बैक. इस तरीके से एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होती है. पर आप सोचे कि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं तो अपना प्लेस नहीं छोड़ते, अपने ही प्लेस पर ऑसिलेट करते, अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ. तो ये डिटेल में मैं डिस्कस आपसे आगे करूंगा. पर एक चीज आप समझ लीजिएगा कि ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको यदि मीडियम में प्रोपेगेशन करवाना है तो मीडियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो फर्स्ट, मीडियम शुड possesses the properties of elasticity and inertia. मीडियम में इलास्टिसिटी होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए. सेकंड, मीडियम शुड हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए. थर्ड, द रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम शुड बी मिनिमम.
तो रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ये मिनिमम होना चाहिए, 3 कंडीशंस तो होनी चाहिए, तब वेव्स इजीली मूव करती हैं। अब यदि बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूं यही मैकेनिकल वेव्स को जिनको मैं बोल रहा हूं डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, तो मुझे बताना चाहिए टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये ट्रांसवर्स वेव जो होती है इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं। ऐसी वेव्स को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। मतलब द ट्रांसवर्स vibrations are those in which the particles of the medium vibrate at right angles to the direction of wave propagation। तो बच्चों यहां पर ट्रांसवर्स वेव जो है उसमें ये होता है, देखो जो वाटर सरफेस पर जो वेव बन रही है वो ट्रांसवर्स वेव है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये रिवर का वाटर कैसा है, फ्लोइंग वाटर है या स्टेशनरी, तो नो डाउट आपका आंसर होगा सर ये तो फ्लोइंग वाटर है, रिवर फ्लो करती है, क्योंकि वाटर हमेशा फ्लो करता है, लिक्विड हमेशा फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल। और आप सबको पता है कि रिवर जो है वो माउंटेन से निकलती है और कहां जाती है, टुवर्ड्स सी। तो माउंटेन इसका मतलब हाई लेवल पर और सी जो है वो लो लेवल पर। तो रिवर वाटर जो है वो फ्लोइंग वाटर है, हालांकि उसके वाटर सरफेस पर जो वेव बनती है वो नो डाउट ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा क्लियर करना है तो मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं सी का। आपसे मैं पूछूं बताओ सी वाटर कैसा है, फ्लोइंग वाटर है या स्टेशनरी वाटर है, तो नो डाउट आपका आंसर होना चाहिए सर स्टेशनरी वाटर है, क्योंकि सी वाटर कहां बहेगा भाई, वो खुद लो लेवल पर है। रिवर कहां से कहां फ्लो करती है, हाई लेवल टू लो लेवल, माउंटेन से सी की तरफ, इसका मतलब सी लो लेवल पर है। इसका मतलब सी वाटर जो है वो फ्लोइंग वाटर नहीं है क्योंकि वो लो लेवल पर है, क्योंकि सी वाटर यदि फ्लोइंग वाटर होता तो अर्थ नहीं बसती। अभी तक इतना सारा वाटर है, लगभग 70% कि वो 30% अर्थ को जो है वो डुबा देता। तो बच्चों जो सी वाटर है एक्चुअली में वो स्टेशनरी वाटर है, जैसे कटोरे में आप पानी ले लेते हैं ना वैसा। तो फिर आप बोलते सर वो तो बहता है, नहीं बहता, वो उसके सरफेस पर जो आपको वेव दिखाई दे रही है वो केवल और केवल वाटर पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस है जो आपको दिखाई दे रहा है। देखो आप कभी देखो त्योहारों में, फेस्टिवल्स में सीरीज लगती है, ये शादी वगैरह में लगती है, डेकोरेशन होता है ना, तो सीरीज जो रहती है वो लगती है, छोटे छोटे बल्ब की रहती है, झालर बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। कभी देखना आप कुछ सीरीज ऐसी दिखती है जिसमें बल्ब मूव कर रहे हैं, ऐसा लगता है बल्ब मूव कर रहे हैं, लेकिन पास जाकर देखना आप कभी, वो बल्ब मूव नहीं करते हैं। वो बल्ब एक्चुअली में ऑल्टरनेट जो बल्ब्स हैं वो जिस वक्त ऑन होते हैं तो नेक्स्ट ऑल्टरनेट बल्ब ऑफ होते हैं, और जब वो नेक्स्ट ऑल्टरनेट बल्ब ऑन होते हैं तो फर्स्ट ऑल्टरनेट बल्ब जो होते हैं वो ऑफ होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बल्ब्स हैं, तो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, सेवन नंबर, नाइन नंबर, ऑड नंबर के जो बल्ब्स हैं जिस वक्त ऑन होते हैं उस वक्त इवन नंबर के बल्ब्स ऑफ होते हैं। इवन मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, ये बल्ब ऑफ होते हैं।
और जिस वक्त इवन नंबर के बल्ब ऑन होते हैं उस वक्त ऑड नंबर के बल्ब ऑफ होते हैं। तो वो बल्ब जब ऑन ऑफ होते हैं तो उसकी वजह से आपको लगता है ये बल्ब ऑन हुआ, आगे वाला बल्ब ऑफ, फिर जैसे ये आगे वाला बल्ब ऑन होता है ये ऑफ हो जाता है। उसके कारण आपको लगता है जैसे लाइट जो है वो मूव कर रही है, बल्ब जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन कभी पास में जाकर गौर से देखिए तब आपको समझ में आएगा कि बल्ब मूव नहीं कर रहे हैं, तो अपनी प्लेस पर हैं, केवल ऑन ऑफ हो रहा है इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। बिल्कुल वैसा ही बच्चों यहां भी होता है। यहां पर वाटर सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस, यहां पर ये पार्टिकल्स, और जैसे इसको एनर्जी, मान लीजिए आपने स्टोन थ्रो किया, आपकी एनर्जी यहां पहुंची, इस पार्टिकल को मिली, ये तुरंत अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेट करना स्टार्ट करता, अब ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है साथ में तुरंत आगे वाले पार्टिकल को भी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। जैसे इसको एनर्जी मिली तो ये यहां जाता है, तब तक ये ऊपर चला जाता है और ऊपर चला जाता है। इसको एनर्जी मिली तो इसने आगे ट्रांसमिट की, यहां आ गया, इसको एनर्जी मिली यहां आ गया, तब तक ये और ऊपर पहुंच गया, और ये मान लीजिए अपने मैक्सिमम हाइट पर तो नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर नीचे जाना है ना इनको। फिर इसको भी एनर्जी मिली तो ये आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसमिट करता है, जब तक ये यहां पहुंचता तब तक ये यहां पहुंच जाता, तब तक ये यहां आ जाता, ये यहां आ जाता है। तो ये जो कर्व बनता है ना ऐसा, आपको वाटर पार्टिकल्स के कारण जो कर्व बनता है उसके कारण वो हाइट ऐसा दिखाई देता है। जिस वक्त आपको वो वेव दिखाई दे रही है उस वक्त ये जैसे मीन पोजीशन है, और मान लीजिए आपको वेव दिखाई दे रही है, यहाँ पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ वाला नीचे पहुंच गया, ये नीचे, ये नीचे, ये ऐसी कंडीशन बनती है बच्चों। मतलब पार्टिकल्स जो है वो अपनी मीन पोजीशन, देखो ये जा रही है वेव, इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, वेव, ये है वेव के मोशन का डायरेक्शन, ये है वेव के मोशन का डायरेक्शन। लेकिन पार्टिकल्स का ऑसिलेट कैसा हो रहा है, वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, अप एंड डाउन। जिन वेव में ऐसा होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मींस दोज वेव्स इन व्हिच the oscillation of particle perpendicular to the wave propagation। और बच्चों इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपने मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर होते हैं। मान लीजिए यहां पर ऐसा मैंने वेव बनाया हुआ है, ये तो ऐसा है, ये पार्टिकल देखो आप अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर इस वक्त है, और यहां वाला पार्टिकल देखो अपने मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर है। जो पार्टिकल मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो अपने मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। और ऐसे ऑल्टरनेट में क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ बनते रहते हैं। मान लीजिए मैंने वेव जो बनाई है वो ये ऐसी है, ये वेव ऐसे मूव कर रही है, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसा हो रहा है, अप एंड डाउन। ये पार्टिकल देखो ये भी क्रेस्ट है, ये क्या होगा, ट्रफ होगा, ये क्या होगा, क्रेस्ट होगा। तो ऑल्टरनेट में क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ रहते हैं। किन्हीं भी टू सक्सेसिव क्रेस्ट, इनके बीच का डिस्टेंस अपन बोलते हैं वेवलेंथ, या किन्हीं भी टू सक्सेसिव ट्रफ, इनके बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव, मतलब आप यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है इसको बोलते वन वेव। तो मैं भी चाहूं तो इसको यहां पर ऐसा बना दूं, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, ये वन वेव है। लेकिन ये डायग्राम अच्छा नहीं दिख रहा है ना,
तो इसलिए यदि आप यहां से पहले यहां से स्टार्ट करें इतना पहले, तो जब आप फिनिश करेंगे तो यहां नहीं करेंगे, इतना पहले फिनिश करेंगे। भाई आप यहां से यहां तक जैसे स्केल में होता है ना, स्केल का 0 खराब हो गया, 1 खराब हो गया, आपने 2 से लेंथ मेजर करना चालू की, और मान लीजिए 2 रॉड है, उसका एक एंड 2 पर रखा, दूसरा एंड 12 पे। आपसे पूछा जाए रॉड की लेंथ कितनी है, तो नो डाउट आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। 12 माइनस 2, वो 2 को आपने क्या मान लिया, 0। यदि उसी की जगह पर 0 से होता तो 10 पे खत्म हो जाता। मतलब 2 से पहले आप 2 सेंटीमीटर बिफोर बोलोगे तो वहां भी 12 पर नहीं एंड होगा, हाँ एंड होगा 10 पर। वैसे ही यदि हम यहां से स्टार्ट करेंगे इतना पहले, तो फिनिश भी हमको यहां नहीं करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा। और इसीलिए वेव का जब डायग्राम बनाते तो हम लोग ऐसा बना देते। यदि आपसे वन वेव पूछा जाता है ऐसा डायग्राम बना, ये वन वेव, ये एक और वेव। अब आपसे पूछा जाए वेवलेंथ, तो आप किस लेंथ को आप बोलेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन वेव। पर बच्चों डेफिनेशन तो हमेशा किसी डिफाइंड पॉइंट के बेसिस पे दी जाती है ना, और यहां पर डिफाइंड पॉइंट क्या है, क्रेस्ट ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ इसलिए बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये ट्रांसवर्स वेव कहां बनती है बच्चों, ये ट्रांसवर्स वेव केवल उन्हीं मीडियम में डेवलप होती है, उन्हीं मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं जिनमें रिजिडिटी होती है, हार्डनेस। ट्रांसवर्स वेव्स produces only those mediums which have rigidity. Rigidity means hardness. इसका मतलब सॉलिड्स में क्या बनती हैं, नो डाउट ट्रांसवर्स वेव। और वाटर सरफेस भी रिजिड होता है बच्चों। वाटर सरफेस रिजिड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। आप देखिए जब लोग स्विमिंग पूल पर या बोर्ड जंप करते हैं, जब बहुत ऊपर से कूदते हैं, तो आप देखिए ऐसा एंगल बनाकर कूदते हैं, कोई भी फ्लैट नहीं कूदता है ऐसा सीधा छाती के बल, चोट लग जाएगी जंप से। एंगल बनाकर इंटर करते हैं। कभी आप देखिए, आप एक कटोरे में पानी ले लीजिए, एक बहुत बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए और उसको बहुत थपथपाइए, मारिए उस पानी को खूब, 100 बार 200 बार मार के देखिए, आपके हाथ लाल हो जाएंगे, आपके हाथ पर चोट पड़ेगी। तो जो वाटर सरफेस है उस पर क्या बनती है, ट्रांसवर्स वेव। सॉलिड्स में क्या बनती है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूसेस in those medium which have rigidity. तो मेरे ख्याल से बच्चों ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड मैंने कुछ बातें आपको समझाई, आपको समझ में आई। नेक्स्ट मुझे बताना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं, इनमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव प्रोपोगेशंस के डायरेक्शन में ही फॉरवर्ड बैकवर्ड। ट्रांसवर्स में क्या बताया था मैंने, वेव प्रोपोगेशंस के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव प्रोपोगेशंस के ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑसिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं साउंड वेव, ये किस चीज का एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे
मान लीजिए सपोज हम लोग जब बोलते हैं और बोलने के लिए मुंह, ये दांत, टीथ, बोलने के लिए हमने मुंह खोला तो यहां से एनर्जी निकली। जैसी एनर्जी निकली थोड़ा कर्व बना देता हूं। अरे यार इमेजिन करो, आप लोग इमेजिन करो, ये नाक और ये ऐसा। अब ठीक है, अब ज्यादा हंसो मत, इमेजिन करो इसके पास में ऐसी ही है ये आंख। अरे यार मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इमेजिन करो। अब इसने जैसे मुंह खोला, यहां से एनर्जी बाहर निकली, तो जो एयर के पार्टिकल्स है उनके ऊपर धक्का पड़ा, क्लोज आ गए, आगे वाले पार्टिकल दूर दूर हो गए, फिर उसके आगे वाले पार्टिकल्स क्लोज आ गए, फिर उसके आगे वाले दूर दूर हो गए। ये जो क्लोज पार्टिकल्स इनको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, ये जो दूर दूर है इनको बोलते हैं रेयरिफैक्शन, फिर इनको कॉम्प्रेशन, फिर इनको रेयरिफैक्शन। जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है कॉम्प्रेशन, जहां डेंसिटी कम है रेयरिफैक्शन। कॉम्प्रेशन एंड रेयरिफैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड आर रेयरिफैक्शन। ऐसे ऑल्टरनेट में बनते कॉम्प्रेशन एंड रेयरिफैक्शंस। किन्हीं भी टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशन या किन्हीं भी टू सक्सेसिव रेयरिफैक्शन, इनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस पे मैं बोल रहा हूं आपको कि हम मीडियम के पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसा धक्का दे। देखो देखो एक एग्जांपल देता हूं। क्या है बच्चों, अभी प्रेजेंट टाइम तो आप लोग का बड़ा जबरदस्त टाइम है, तो थोड़ा सा मुझे एग्जांपल कठिन हो रहा है, लेकिन हम लोग के टाइम का एग्जांपल देता हूं मैं। आप इमेजिन करो, मुझे मालूम है आप लोग का इमेजिनेशन पावर बहुत हाई है, आप मेरी बात को इजीली इमेजिन कर लोगे। तो बच्चों जैसे हम लोग के टाइम, जब हम लोग की एज आप लोग के समान हुआ करती थी, तो उस वक्त हम लोग को एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बढ़िया साधन जो था वो टॉकीज थी, मूवीज, टॉकीज हुआ करती थी। अब तो टॉकीज जो है वो लुप्त है, क्योंकि अब आप लोग के इंटरनेट के समय में आपके मोबाइल पर ही मूवीज आ जाती हैं, टीवी पर आ जाती हैं, तो जनरली लोग बाग टॉकीज नहीं जाते हैं, मॉल में जाते हैं। पर पहले क्या, थोड़ा इमेजिन करो, आपको बात समझ में आएगी। बहुत जब हम लोग काफी छोटे थे, तो जैसे एक एक शहर में 20-20, 25-25 टॉकीज हुआ करती थी, और जनरली लोगों में काफी होड़ हुआ करती थी कि हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। जब कुछ मूवीज हिट हुआ कर जाती थी तो ऐसा होता था। तो इमेजिन करो, जैसे मैं एक मूवी का नाम बताता हूं आपको, शोले। ये काफी हिट हुआ करती थी, न्यूज़पेपर वगैरह में आ गया, लोगों को पता चल गया कि इस टाइप की कोई एक फिल्म है जो बहुत जबरदस्त है, बॉम्बे में, दिल्ली में, सब जगह धूम मचा रही है। तो जब किसी छोटी सिटी में आनी होती थी तो पहले से लोगों को पता चल जाता था न्यूज़पेपर के थ्रू कि फलानी फलानी फिल्म जो है वो बहुत हिट है और जबरदस्त हंगामा होता है उसके लिए, और बस लोगों को पता चल गया। लोगों ने तय कर लिया कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। तो बच्चों जैसे पहले शो होता था 12 से 3 का, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अब पहले दिन पहला शो देखना है 12 बजे, लोग बाग जो है वो पता चला 10 बजे से जाकर लाइन पर खड़े हो गए, और जो विंडो है वो भी 11 बजे ओपन हो जाती थी, 11:30 तक टिकट बिक जाती थी।
और 8:30 11:30 पे पता चला कि हाँ भाई टिकट तो है पूरी बिक गई है, उसके बाद फिर ब्लैक होती थी। ऐसा कुछ सिस्टम था। तो लोगों को पता था कि भाई 10 बजे हमको जाना है। अब आप इमेजिन करो कि टॉकीज में ये जो है विंडो है। आपको मैं थोड़ा सा, मेरी बात मजाक जरूर लगेगी, मैं बच्चों आप लोग को लगातार पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजाक तो करता नहीं हूँ क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा मजाक होती नहीं है। तो अभी भी आप ये ना समझे मैं आपसे कोई मजाक कर रहा हूँ, एक सटीक एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझाने का। तो देखो इमेजिन करो आप कि यहाँ पर टॉकीज जो है, इस टॉकीज में ये विंडो है, ठीक है। यहाँ पर इस लोग खड़े हो जाएंगे, यहां से हाथ डालेंगे और टिकट लेंगे, है ना। ये टॉकीज बहुत बड़ी है और इसका ये विंडो है। लेकिन हुआ ये कि 10 बजे की बात थी तो ऑलरेडी लोग जाते हैं, तो इस तरीके से लाइन लगी थी। हॉस्टल में लड़कों का ग्रुप था, उनने भी सोचा था कि हम लोग भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। लेकिन अब लड़के केयरलेस, देखना है लेकिन फिर भी घर से 10 बजे निकल रहे हैं, हॉस्टल से 10 बजे निकल रहे हैं। वहां पहुंचे, मान लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट्स लग गया। वहां जाकर देखा तो अरे बाप रे 10 12 15 20, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, और थोड़ा बल्कि वहां पर आधे घंटा उनको ज्यादा लेट हो गया। और जाकर देखा उन्होंने, अरे बाप रे यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है, लाइन लगी है, लगभग 100 लोग सामने खड़े हैं और ये 5-6 लोगों का ग्रुप है। अब इनको मालूम है टिकट नहीं मिलेगी, तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो 100 लोग लगे हैं उसके पीछे खड़े हो जाओ 5-6 लोग। अब और कोई तो तरीका नहीं है, देखते हैं मिलती कि नहीं मिलती। तो वो जो 100 लोग सामने है वो तो ठीक है, ये जो 5-6 का ग्रुप है इसमें जो सबसे लास्ट में जो लड़का था उसने क्या किया, एक जोरदार धक्का दिया। अब इसका धक्का आगे वाले को पड़ा, आगे वाले दोस्त को पड़ा। अब चूंकि मिली भगत थी तो आगे वाले दोस्त ने अपना धक्का आगे ट्रांसफर किया और उसके आगे वाले ने और आगे ट्रांसफर किया, और इनसे जो परिचित नहीं थे उसको जब धक्का लगा तो चिल्लाने लगा, क्या कर रहे हो? बोले हम थोड़ी कर रहे हैं, पीछे से धक्का लग रहा है। पर उसको भी लग गया तो वो भी क्या करेगा, उसने आगे वाले को धक्का दे दिया। उसके आगे वाला चिल्ला रहा है तो बोले हम क्या करें, पीछे से आ रहा है, तब तक उसने भी धक्का दे दिया। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पीछे से एनर्जी आगे जा रही है। अब आगे जगह तो है नहीं, पूरा विंडो ही है, अभी विंडो क्लोज है, टिकट नहीं मिल रही है। अभी जो सबसे सामने वाला व्यक्ति है वहां तक एनर्जी पहुंच गई, वो तो दब गया है, विंडो से दब गया है क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकता। तो वो विंडो की जो वॉल है उसको दबाकर वापस बैक आ रहा है। लेकिन ऐसा सबने किया है, सबने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर की, धक्का दिया और खुद कहां गए, बैक। और ये पूरा आप इमेजिन करो धक्का मुक्की चल रही है, पीछे की एनर्जी आगे जा रही है। जब ये पीछे के लोग जो थे धक्का दे रहे थे तो क्या हुआ, क्लोज आ गए। फिर ये एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई और ये कैसे हो गए, दूर दूर हो गए। लेकिन तब जब इन पर एनर्जी तो ये क्लोज आ गए, फिर इनकी एनर्जी आगे गई तो ये। तो इस तरीके से बच्चों क्लोज आना, फिर दूर जाना, क्लोज आना और दूर जाना। अपनी मेन पोजीशंस के अबाउट क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। सही मायने में यहां से एनर्जी कहां तक पहुंच गई, आगे। तो ये जो मैंने क्लोज में बताया है, जब रहते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। ऐसा ऐसा होता है, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप अपनी नाक पर ऐसे हाथ रखिए और जम से बोलिए असाटी सर थैंक यू। आपको देखने मिलेगा हाथ के ऊपर धक्का लगेगा। मतलब जो आपकी एनर्जी है वो मुंह से बाहर निकली
और यहां पर जो पार्टिकल्स उनको क्लोज ऐसा किया, फिर ये वाले पार्टिकल आगे धक्का, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये एयर पार्टिकल आगे मूव कर जाएंगे, अपनी मेन पोजीशंस के अबाउट क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है केवल उन्हीं मीडियम में प्रोड्यूस होती है जिनके पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी किसके पास होता है, तीनों के पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में प्रोड्यूस हो सकती है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको मैंने समझाया लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। मैं आशा करता हूं, होप करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, पर फिर भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बुक की लैंग्वेज में है, मैं चाहता हूं आपको कंपैरिजन बताऊं, सुनाऊं और समझाऊं थोड़े से, क्योंकि जनरली कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंपेयर ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपको ट्रांसवर्स वेव के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और उसी से रिलेटेड लॉन्गिट्यूडनल वेव के। थोड़ा सुनिएगा, पहले मैं ट्रांसवर्स वेव के पॉइंट समझाता हूं आपको, है हालांकि बुक की लैंग्वेज में, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। तो ट्रांसवर्स वेव, फर्स्ट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट about their mean position at right angles to the direction of propagation of wave। मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आपको बता रहा हूं वाटर सरफेस पर जो वेव बनती है वो ट्रांसवर्स वेव, इस पे ऐसे ये वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, जो पार्टिकल्स है उनका ऑसिलेशन इस तरीके से होता है, वेव प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर, अप एंड डाउन। The particles of the medium vibrate about their mean position। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो पार्टिकल यहीं पर गया फिर उसका नीचे भी आएगा, थोड़ी देर बाद यहीं पर ये जो पोर्शन है ये ऐसा हो जाएगा और ये पोर्शन ऐसा हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये जो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे उसकी वजह से। सेकेंड पॉइंट, crest and troughs are formed in the medium, मैंने समझाया आपको। थर्ड, these waves can propagate only through those media which have rigidity, समझाया मैंने आपको। फोर्थ, these waves can travel through solids and on the surface of liquids, ये भी क्लियर किया आपको। फिफ्थ, due to their propagation the density of medium does not change। हाँ, इनके प्रोपगेशन से भैया मीडियम जो होता है ना उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के पॉइंट्स, फर्स्ट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन along the direction of propagation of waves, बहुत डिटेल में समझाया अभी बच्चों मैंने। सेकेंड, compressions and rarefactions are formed in the medium, ये भी समझाया आपको। थर्ड, these waves can propagate through those media which have volume elasticity, ये भी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट, these waves can travel through solids, liquids and gases, ये भी समझाया आपको। And last, due to their propagation the density of medium change, it is maximum at compression and minimum at rarefaction, ये भी समझाया आपको। कॉम्प्रेशन पर डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और रेरिफैक्शन पर मिनिमम हो जाती है। अब बच्चों
कुछ डेफिनेशंस मुझे बताना चाहिए आपको जो वेव से रिलेटेड है। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन, उसमें से फर्स्ट एम्पलीट्यूड। तो आपको पता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, तो वही यहां पर भी होगा। एम्पलीट्यूड को आपको मैंने बताया स्मॉल ए या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। जो आप सर्कुलर मोशन में, जो आप रोटेशनल मोशन में सुनते आ रहे हो वही तो है, ऑसिलेशन में भी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, total number of vibrations completed by particle per second is called frequency. Relation between frequency and time period, तो आपको पता है n is equal to 1 by t. What is n? Frequency. What is capital T? Time period. Thus n is equal to 1 upon t. फिर बच्चों एक और जो अच्छा वेवलेंथ, तो आपको मैंने बताया in transverse wave distance between two successive crests or two successive trough is called wavelength, whereas in longitudinal wave distance between two successive compression or distance between two successive rarefaction is called wavelength. It is denoted by lambda. It is measured in centimeter and meter in CGS and SI system respectively. अब एक और आपको डेफिनेशन मुझे बतानी चाहिए और वो है वेव स्पीड। तो व्हाट इज वेव स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in one complete time period is called wave speed. The distance traveled by wave in 1 second, the distance traveled by wave in 1 second is called wave speed. तो हमको मालूम है जो लैम्डा डिस्टेंस है उसके लिए कितना टाइम लगेगा इक्वल टू टाइम पीरियड, उतना ऑसिलेशन में। तो टी, कैपिटल टी टाइम में कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करेगी लैम्डा, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लैम्डा बाय टी, इसी को हम बोलते हैं वेव स्पीड। और इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। भाई वेव जो है वो यहां से यहां तक, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक वन वेव, और इसमें कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, टाइम जो लगता है टाइम पीरियड के इक्वल लगता है। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेव लैम्डा, 1 सेकंड में कितना करेगी लैम्डा बाय टी, इसी को अपन बोलते हैं वेव स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर सेकंड इज कॉल्ड वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला होगा v इक्वल टू लैम्डा बाय टी। इसी फॉर्मूले को भी याद कर लोगे तो भी आप डेफिनेशन बोल सकते हो, if कैपिटल T is equal to 1 second then v is equal to lambda, मतलब distance traveled by wave in 1 second is called wave speed। तो बच्चे फॉर्मूला v is equal to lambda by t, लेकिन आपको मालूम है 1 upon कैपिटल T is equal to n होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए अपन इसको इज इक्वल टू n लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू n लैम्डा, ये भी फॉर्मूला होता है, और v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t कैपिटल T, ये भी फॉर्मूला होता है। v इज इक्वल टू n लैम्डा या v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t। अब बच्चों एक कंपैरिजन और देखना चाहिए आपको, वो है कंपैरिजन बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। ये भी आपको देखना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं साउंड वेव्स भी समझते हैं, लाइट वेव्स भी समझते हैं, फिर भी थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं बुक की लैंग्वेज में आपको पता रहे। यदि इसमें से कुछ समझाने का होगा मैं जरूर समझाऊंगा, थोड़ा सुनिएगा। साउंड वेव्स,
A material medium is required for propagation of sound waves. साउंड वेव्स को प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मैंने पहले ही समझाया था। जबकि लाइट वेव्स को प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये भी बताया था। सेकेंड, द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। बिल्कुल सही है, साउंड की स्पीड बहुत कम होती है, 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर, जबकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। थर्ड, these waves are longitudinal। कौन सी? साउंड वेव्स। अभी कितने बार बोला मैंने? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, जबकि लाइट वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, उसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, बहुत डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे। फिर एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों 12th में आपको, पोलराइजेशन। तो जो साउंड वेव्स है वो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, लेकिन लाइट वेव जो है वो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो करती है। तो अब ये पोलराइजेशन तो अभी आपको समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाने की चीज है, पर फिर भी मैंने वेव ऑप्टिक्स करके 12 के टॉपिक्स डाले हुए हैं, आपके पास प्लेलिस्ट है। यदि आप की बड़ी इच्छा कर रही हो कि सर समझा दीजिए, तो फिर वहां से देखिएगा, वेव ऑप्टिक्स करके आपको मिलेगा, उसमें मैंने पोलराइजेशन समझाया हुआ है। पर यहाँ अभी मतलब का नहीं है, और मुझे लगता है भी आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो अभी बाउंस भी कर जाएगा आपको, क्योंकि वो समझाने के लिए बहुत सारी चीजें और भी पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये थे एक्चुअली में, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, कुछ कंपैरिजन के पॉइंट्स बताए थे बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। नेक्स्ट जो मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए वो है प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो बच्चों मुझे लगता है कि अभी इस वीडियो में यहीं तक मैं आपको करूं, क्योंकि जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, फिर फेज डिफरेंस, ये सब ऐसे टॉपिक है जो कनेक्टेड पढ़ाए जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आज के वीडियो में बस आप यहीं तक पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोग्रेसिव वेव एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन।